BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आज की कक्षा आठवीं में हमारा आज का विषय है गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 13वां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, लेसन नंबर 13, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में शुरू करने से पहले आइए चलते हैं। हमने आज तक जो कुछ सीखा है उसे कुछ याद करते हैं। जैसा कि ये आकृति आप पहचान गए होंगे, यह है त्रिभुज और इसके शीर्ष बिंदु के नाम DEF है। तो इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज DEF होगा। त्रिभुज में से संबंधित कुछ बातें हमें याद रखनी है कि किसी भी घटक के सम्मुख, जैसे यहाँ पर सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख भुजा क्या होती है, समाविष्ट कोण क्या होता है और समाविष्ट भुजा क्या होती है, पहले इसे हम जान लेते हैं क्योंकि इन्हीं शब्दावली का प्रयोग हम आगे चलकर अपने पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले है सम्मुख कोण। सम्मुख का अर्थ होता है सामने, सामने वाला, मुख के सामने यानी हमारे सामने। वैसे ही यहाँ पर घटक जब बात आएगी त्रिभुज की तो भुजा DE कोई है इसमें, बिल्कुल है, तो उसका सम्मुख कोण मतलब उसके सामने का कोण। तो चलिए उसके सामने का कोण, तो DE भुजा के सामने कोण है F, इसलिए भुजा DE का सम्मुख कोण हुआ कोण F, है ना। याद आ गया किस तरह से सम्मुख कोण हम पहचान रहे हैं। वेरी गुड। अब बताइए इसमें भुजा EF का सम्मुख कोण कौन सा होगा। तो भुजा EF आप देख ही रहे हैं, उसके सामने का कोण जो है वो है कोण D। तो यहाँ लिखेंगे कोण D। वेरी गुड। तो आप पहचान रहे हैं अब धीरे धीरे। अब बताइए भुजा DF का सम्मुख कोण कौन सा होगा। तो भुजा DF ये रहा, उसका सामने का कोण हुआ E। तो भुजा DF का सम्मुख कोण कोण E है। तो सम्मुख बात आएगी तो भुजा में D और E बिंदु है शीर्ष, तो सम्मुख कोण में जो बचा हुआ बिंदु है वही आएगा त्रिभुज के संदर्भ में। तो DE भुजा है तो बचा हुआ F जो है वो कोण का बिंदु है, तो कोण F DE का सम्मुख होगा। वैसे EF में D बच गया तो D सम्मुख कोण हुआ, DF में E बच गया तो E सम्मुख कोण हुआ। तो सम्मुख कोण यह शब्द आपने समझ लिया। दूसरा शब्द है सम्मुख भुजा। यह भी सामने की बात है, लेकिन सामने का घटक किसके, भुजा कौन सी है, सामने की भुजा कौन सी है यह पूछा जाएगा। तो किसके सामने की भुजा, तो निश्चित है त्रिभुज में कोण और भुजा दो घटक हैं, तो कोण के सामने भुजा, भुजा के सामने कोण। चलिए अब कोण D की सम्मुख भुजा बताओ। तो पहले कोण D कहाँ है,
यह है कोण डी, उसके सामने की भुजा ये रहा, कौन सी भुजा है ये? भुजा ई एफ। तो कोण डी की सम्मुख भुजा ई एफ है। अब तो आप आसानी से पहचान लेंगे। बताइए कोण ई की सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण ई यह रहा, उसके ठीक सामने जो भुजा है ई को छोड़कर डी एफ जो बिंदु है उससे बना यह भुजा डी एफ। तो कोण ई की सम्मुख भुजा डी एफ है। तब अब आप आसानी से पहचान लेंगे कि बचा हुआ कोण एफ की सम्मुख भुजा कौन सी है। तो एफ की सम्मुख भुजा, अब ध्यान से देखिए, कोण एफ ठीक उसके सामने यह भुजा और इस भुजा का नाम भुजा डी ई। तो भुजा डी ई जो है वो कोण एफ की सम्मुख भुजा है। तो आपने सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण को अच्छी तरह से समझा त्रिभुज के संदर्भ में। चलिए अब अगला है इसमें मुद्दा, समाविष्ट कोण क्या होता है? समाविष्ट कोण मतलब या समाविष्ट घटक का मतलब ऐसा घटक जो दो जानकारियों में समाविष्ट होता है। जैसे कि भुजा डी ई, भुजा ई एफ में समाविष्ट कोण, भुजाओं में समाविष्ट कोण, कोणों में समाविष्ट भुजा होती है। तो भुजा डी ई आप देख रहे हैं कहाँ पर है, और भुजा ई एफ वह भी आप देख रहे हैं कहाँ पर है। और दोनों में समाविष्ट कोण कौन सा होगा? तो वह भुजा जहाँ पर जुड़ेगी, निश्चित है कि वो दोनों भुजा पर होगा, यानी इसमें बिंदु ई दोनों में है, इसलिए बिंदु ई ही उसका समाविष्ट कोण है। अर्थात डी ई पर भी कोण ई है और ई एफ में भी कोण ई है। तो डी ई और ई एफ इस भुजा का समाविष्ट कोण ई है। ध्यान से देखेंगे दोनों भुजाओं में ई है, डी ई और ई एफ, तो निश्चित है कि ई दोनों में है, वह समाविष्ट कोण यहाँ पर बन जाएगा। भुजा डी एफ, भुजा ई एफ में समाविष्ट कोण कौन सा है? तो डी एफ और ई एफ में ई जो है या एफ जो है कौन सा? बिल्कुल सही, एफ जो है ये दोनों में समाविष्ट है। कोण एफ डी एफ ई एफ का समाविष्ट कोण हुआ। अब बताइए डी एफ और डी ई में समाविष्ट कोण कौन सा है? तो डी बिंदु दोनों में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है कोण डी जो है वह भुजा डी एफ, भुजा डी ई में समाविष्ट कोण होगा। तो समाविष्ट कोण आपने समझ लिया। अब समाविष्ट भुजा, अब समाविष्ट भुजा किस में होगा? समाविष्ट भुजा समाविष्ट कोणों में होता है। यानी जब दो कोण इस तरह से हैं कि उनमें एक भुजा कॉमन दिखाई दे तो वही समाविष्ट भुजा होगा। जैसे कोण डी, कोण ई में समाविष्ट भुजा कौन सी है? तो कोण डी और कोण ई ये आप देख रहे हैं, इन दोनों में समाविष्ट भुजा है भुजा डी ई। भुजा डी ई यह दोनों में समाविष्ट भुजा है। उसी प्रकार कोण ई और कोण एफ में समाविष्ट भुजा निश्चित है भुजा ई एफ, दोनों में से जुड़ा हुआ है, दोनों में है समाविष्ट भुजा ई एफ। ठीक उसी प्रकार कोण डी और कोण एफ में समाविष्ट भुजा कौन सी है? तो डी और एफ में समाविष्ट भुजा डी एफ। तो हमने सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, समाविष्ट कोण, समाविष्ट भुजा इस पर चर्चा भी की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझते हैं। सर्वांग समता मतलब सभी अंग समान, यानी ऐसी आकृति जो हूबहू एक जैसी हो, दोनों एक ही आकार प्रकार की हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेते हैं, तो वह सर्वांग सम कहलाते हैं।
त्रिभुजों की सर्वांग समता में त्रिभुज समान होंगे दोनों। जैसे यह एक त्रिभुज है कोई, यह दूसरा त्रिभुज है कोई, यह तीसरा त्रिभुज है और यह चौथा त्रिभुज है। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन से दो त्रिभुज एक जैसे हैं? वैसे इनका रखरखाव तो अलग है, कोण अलग अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि वह अलग अलग दिशा में है। लेकिन किसी भी दिशा में उसको अगर हम एक के ऊपर एक रखें और दोनों एक दूसरे को ढक लें तो वो सर्वांगसम होंगे। मतलब उनकी भुजा, संगत भुजा एक समान होनी चाहिए तीनों, और तीनों कोण भी समान होने चाहिए। जैसे कि यह त्रिभुज इस पे, दोनों पे इस पर फिट हो गया, देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को बराबर ढक रहे हैं, तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हुए। ठीक उसी प्रकार यह इस तरह से ढक लिया, तो ये जो दो त्रिभुज थे वो भी एक दूसरे के सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर वे परस्पर पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो निश्चित है कि उनमें जो संगत भुजाएं हैं और संगत कोण हैं वो सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि यह एक त्रिभुज है, यह दूसरा त्रिभुज है, और यह अगर सर्वांगसम है तो निश्चित है कि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होगा संगत, और भुजा भी दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर ही होगा। लेकिन ये सारे के सारे 6 घटक यानी 3 भुजा, 3 कोण के माप अगर नहीं दिए गए रहेंगे तो क्या हम उनको नहीं बता पाएंगे कि वे सर्वांगसम है या नहीं? क्या 6 के 6 घटक का होना जरूरी है पता? तो ऐसा नहीं है। हम 3 घटकों से ही पता लगा सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, जिन्हें हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी द्वारा जानते हैं। यानी कौन कौन से 3 घटक दिए गए हों तो ही हम बता सकते हैं आराम से कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो हमारी आज की चर्चा हम करते हैं कि सभी 6 घटकों के मापों की जानकारी न हो तो भी हम केवल 3 ही घटक द्वारा ये बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कसौटी। कि ये विशेष गुणधर्म क्या है? कसौटी। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी यानी कौन से 3 घटक ही दिए गए हों समान या सर्वांगसम तो हम पता कर लेंगे त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यह एक त्रिभुज है जिसका नाम त्रिभुज PQR है। उसी प्रकार यह दूसरा त्रिभुज ABC है। इसमें 3 घटक ही समान है। कौन कौन से देखते हैं? यह एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के सर्वांगसम है, यानी एक भुजा सर्वांगसम हो गई दोनों में। दूसरी भुजा ये भी सर्वांगसम हो गई, और उन दोनों को समाविष्ट करने वाला कोण भी अगर सर्वांगसम है तो ये 3 घटक से ही हम पता लगा सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इस कसौटी को यानी इस गुणधर्म को जिसमें 2 भुजा और बीच का समाविष्ट कोण ही पता है, फिर भी हमने अगर सिद्ध कर लिया या पहचान गए कि त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह एक विशेष कसौटी है जिसको हम कहते हैं भू। नाम से ही देखिए क्या है, पहले भू, फिर बीच में को, और फिर तीसरी जानकारी फिर भू यानी भुजा। तो भुजा कोण बीच में है, समाविष्ट है, तो वो बीच में आ गया। तो भुजा कोण भुजा यानी 2 भुजा और बीच का एक कोण अगर पता हो तो भी हम जानेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है दिए गए, और इस गुणधर्म को कहते हैं भू कसौटी। तो यदि 2 त्रिभुजों
कि दो संगत भुजाएं और उनमें समाविष्ट कोण सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ संगत की ही बात आएगी हमेशा। दो भुजाएं मतलब संगत भुजाएं, तो ये एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो, फिर एक त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो, और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के समान हो, तो भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो क्या केवल भुजा कोण भुजा से ही सर्वांग सम होंगे? नहीं, और गुणधर्म है, सभी को हम देख लेंगे। ये दो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। मान लीजिए त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, तीसरी पहले त्रिभुज की दूसरी, दूसरे त्रिभुज की दूसरी, और पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा के समान है, तो भी तीन घटक यानी भुजा 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 अगर सर्वांग सम है तो त्रिभुज अपने आप सर्वांग सम हो जाएंगे। यह हो गई दूसरी कसौटी। पहला था भू को भू, यहाँ पर हम तीनों भुजा के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए यह भुजा भुजा और भुजा यानी भू 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 कसौटी कहलाता है। यह गुणधर्म। इस कसौटी के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के सर्वांग सम हो या समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो कसौटी हमने देख लिया। चलिए, और यह दो त्रिभुज PQR ABC और उसमें एक कोण QB के बराबर है, यहाँ पर दूसरा कोण RC के बराबर है, यानी दो कोण समान है और उन दोनों कोणों में समाविष्ट भुजा, तो भुजा बीच में आ गया, अर्थात यहाँ पर कोण कोण और उनमें समाविष्ट भुजा, तो यहाँ अपने आप दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर गुणधर्म हो कि दो कोण और समाविष्ट भुजा समान हो दो त्रिभुजों में तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और यह गुणधर्म कहलाएगा। बताइए क्या कहलाएगा? पहले किसका नाम आएगा? कोण का को, फिर भू, फिर कोण, यानी को भू को कसौटी हो गई। ये कसौटी क्या कहती है? आराम से आप समझ गए कि दो त्रिभुजों के दो कोण, दो संगत कोण और उनमें समाविष्ट भुजा यानी बीच वाली भुजा सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस कसौटी को भू को कसौटी कहते हैं। अगला, दो त्रिभुज ABC PQR, इनमें ये कोण संगत सर्वांग सम है, यहाँ पर दूसरा कोण वो भी सर्वांग सम है संगत, और जो समाविष्ट नहीं है ऐसी कोई भुजा, यहाँ पर PR और PQ ये समाविष्ट नहीं है दोनों कोणों में, तो न समाविष्ट भुजा भी अगर सर्वांग सम है दोनों त्रिभुजों में तो यह कसौटी बन जाती है कोण कोण भुजा। तो कोण बीच में को भू या भू को दोनों का अर्थ एक ही हुआ, तो ये चौथी कसौटी मिल गई हमें को भू कसौटी। ये कसौटी क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुजों की दो कोण, जो भी दो संगत कोण और उनमें न समाविष्ट भुजा, न मतलब जो भुजा समाविष्ट न, वो अगर सर्वांग सम है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किस कसौटी से? को भू कसौटी से। तो तीन जानकारी का होना जरूरी है। चलिए, यह एक त्रिभुज, विशेष त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सर्वांग सम कैसे हो सकते हैं? तो किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में
मान लीजिए यहाँ पी क्यू आर और ए बी सी है, उसमें जो कर्ण है समकोण के सामने की कर्ण सर्वांग है और कोई एक भुजा भी सर्वांग है तो भी त्रिभुज सर्वांग होंगे। आप कहेंगे कि यहाँ 2 ही जानकारी है, गलत, 2 जानकारी नहीं है। भुजा 2 दिखाई दे रहा है लेकिन समकोण तो पहले से ही है, तो वह भी तीसरी जानकारी है, तीसरा घटक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा गुणधर्म मिल रहा है? कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण है और एक भुजा, तो कर्ण भुजा, इस कसौटी का नाम है कर्ण भुजा कसौटी या कर्ण भुजा प्रमेय। तो कर्ण भुजा कसौटी क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में जब हम समकोण कहते हैं तो कोण आ गया और कर्ण और एक भुजा यानी 2 घटक और आ गए, तो कुल मिलाकर 3 घटक हो गए। तो यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा की सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और इस गुणधर्म को कर्ण भुजा कसौटी कहते हैं और यह हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो हमने कौन कौन सी कसौटी देखी? हमने देखी भू को भू कसौटी यानी भुजा, 2 भुजा और उनमें समाविष्ट कोण। दूसरा हमने देखा भू 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 कसौटी यानी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं की सर्वांग सम। तीसरा हमने देखा को भू को कसौटी अर्थात 2 कोण और उनके में समाविष्ट भुजा कसौटी। चौथा देखा हमने को भू अर्थात 2 कोण और न समाविष्ट भुजा अगर सर्वांग सम है वह कसौटी। और 5वां समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण भुजा कसौटी। ये हमने देखा शॉर्ट में जो भू लिखा है उसका अर्थ भुजा होगा और जो को लिखा है उसका अर्थ कोण होता है। ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं कसौटी अनुसार। अब उनका नाम अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? तो उनको विशेष क्रम में लिखना पड़ता है, शीर्ष बिंदुओं के विशेष क्रम में, जिसे हम एकाएकी संगति कहते हैं। कैसे लिखेंगे नाम उनका? मान लीजिए कि ये 2 त्रिभुज हैं, नाम उनका पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी है। तो क्या यहाँ पर जानकारी के अनुसार हम देख रहे हैं तो कर्ण और भुजा सर्वांग सम हैं, बराबर। तो कर्ण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कसौटी से पता चल गया। लेकिन क्या हम त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते, क्रम सही होना चाहिए, जिसे हम एकाएकी संगति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पी क्यू आर, पहले त्रिभुज में ये 3 शीर्ष बिंदु हैं, इनका संगत शीर्ष बिंदु पहले पहचानना बहुत जरूरी है। पी का संगत शीर्ष बिंदु क्या है? तो ध्यान से देखेंगे दूसरी आकृति में, तो पी जो न्यूनकोण है वह सी के सर्वांग सम है। तो P का संगत जो बिंदु है वो C है, इसलिए हम P की संगति C से लगाएंगे। एरो मार्क दोनों तरफ एरो है, तो इसको कहते हैं P की संगति C से। अब बताओ Q की संगति किससे होगी? तो Q समकोण है, तो Q की संगति A से होगी, A भी समकोण है, तो Q की संगति A से हो गई। अब बच गया R, तो निश्चित है R की संगति किससे होगी? R बिंदु की संगति B से होगी। तो अब ये संगति जो है इसी क्रम में हमें त्रिभुज की सर्वांग समता या त्रिभुज के नाम लिखने होंगे। तो हम कर्ण भुजा कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांग सम है और उनको लिखेंगे कैसे? उनको लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम आप किसी भी क्रम में लिख लीजिए, पी क्यू आर मैंने लिख लिया। दूसरे त्रिभुज का नाम संगति के अनुसार लिखिए, P पहले है तो P की संगति C से है, तो पी क्यू आर इस त्रिभुज में C पहले आएगा दूसरा त्रिभुज में, फिर Q के लिए A संगति है और R के लिए B संगति है। तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज CAB लिखा मैंने। इससे क्या पता चलता है? हमें संगति पता चलती है, कौन सा बिंदु, कौन सा कोण, कौन सी भुजा एक दूसरे के संगत में सर्वांग सम है।
हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज ABC। यह लिखने का एक गलत तरीका है तो सर्वांग सम, लेकिन संगति गलत हो जाती है, संगति क्लियर नहीं हो पाती, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। तो अलग अलग बिंदुओं की संगति के अनुसार लिखेंगे, और संगति को लिखना होता है तो एक साथ लिखते हैं, यानी तीनों बिंदुओं को एक साथ लिखकर संगति लिखते हैं। तो पी क्यू आर, इन बिंदुओं की संगति को हम CAB लिखेंगे। तो पढ़ते हैं पी क्यू आर एक की संगति CAB, इस संगति के अनुसार त्रिभुज PQR और त्रिभुज CAB सर्वांग सम है। कौन सी कसौटी से? कर्ण भुजा कसौटी से। चलिए हम इन्हीं जानकारी के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 84-85 पर हल किए गए उदाहरण है। पहला वाक्य लिखा गया है कि दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम हैं। तो प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार तथा शीर्ष बिंदुओं की किस एकाकी संगति के अनुसार सर्वांग सम है, ये लिखना है हमें। तो हमें पहले आकृति को देखना है। पहला उदाहरण है, आकृति में दो त्रिभुज हैं, नाम है PQR और UTS। अब इसमें सर्वांग सम घटक को दर्शाया गया है चिन्ह द्वारा। क्या क्या दर्शाया गया है? PQ सर्वांग सम UT और PR सर्वांग सम US और QR सर्वांग सम TS, ये दिखा दिया गया है। अब आपको बताना क्या है इसमें, किस कसौटी से त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम चिन्हों को ध्यान से देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि तीनों भुजा के चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी भू भू भू। तो किस कसौटी से? तो भुजा भुजा और भुजा, मतलब भू 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 कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तथा अगला और प्रश्न है इसमें कि किस एकाकी संगति से शीर्ष बिंदु। तो एकाकी संगति का मतलब कौन सा बिंदु किसके संगत में, ये हमें लिखना है, तब हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो PQR, अब देखेंगे P की संगति किससे है। तो P की संगति आपने देखा U से, Q की संगति T से है और R की संगति S से है। तो PQR एकाकी संगति UTS हुआ। तो एकाकी संगति PQR और UTS से और भू 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 कसौटी से कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हुए। त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज। संगति क्या होगी? PQR के क्रम में ही है UTS। तो त्रिभुज UTS त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हुआ। कौन सी कसौटी से? भू 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 कसौटी से। किस संगति से? PQR एकाकी संगति UTS से। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण है उसी में, ये दो त्रिभुज हैं कुछ इस तरह से, नाम है ABC और D, यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहे हैं आकृति में। इनमें सर्वांग सम घटक कौन से हैं? तो देख रहे हैं कोण B जो ABD है और कोण B जो CBD है, ये सर्वांग सम है। उसी प्रकार कोण D जो त्रिभुज का है BDC और दूसरा कोण D जो कि ADB, ये सर्वांग सम है। तीसरा घटक कहाँ है? तो DB दोनों में है, तो भुजा समाविष्ट दोनों में है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें कसौटी पता करना है। तो कसौटी कौन सी है? कोण है, कोण है और बीच की समाविष्ट भुजा, तो को भू को।
भुजा बीच में है, को भू को कसौटी से, ये त्रिभुज सर्वांगसम है। संगति क्या बनेगी इसकी, तो तथा एक की संगति क्या लिखना है हमें, तो ध्यान से देखिए किस एक की संगति से, तो ए की संगति सी से होगी, बी की संगति कोण बी के ही सर्वांगसम है, और डी की संगति डी से ही हो रही है क्योंकि दोनों जगह कोण डी समान है। तो संगति बन गई ए बी डी संगति सी बी डी। तो इस संगति और कसौटी से कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हुए, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम, ए की संगति सी से है तो त्रिभुज सी बी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। प्रश्न संग्रह 13.1 देखते हैं पेज 85 पर। प्रश्न को ध्यान से देखिए। दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांगसम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी और किस एकक की संगति से सर्वांगसम है लिखना है। मतलब हमने अभी जो देखा वही काम है, तो आप स्वयं इसको हल करने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आकृति क्रमांक दूसरा देखते हैं। इस तरह की आकृति है, नाम है आकृति में त्रिभुज जे के और आई और जे एल आई, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिसमें जे पर समकोण है दोनों त्रिभुज में, और संगत भुजा के आई और एल आई सर्वांगसम चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो हल क्या होगा, पहले कसौटी पता करना है। समकोण है तो निश्चित है कर्ण भुजा कसौटी लगनी है। तो कर्ण तो दिख रहा है, भुजा कहाँ है, तो भुजा जे आई दोनों में है, इसलिए यहाँ पर हमें किस कसौटी से ये सर्वांगसम होगा आप, और किस एक की संगति से आप यह खाली जगह भरिए। मैं बता देता हूँ, ये कर्ण है और ये भुजा दोनों में है, तो आपकी कसौटी कौन सी होगी, खाली जगह में क्या लिखेंगे। फिर एक की संगति क्या होगी, तो ये कसौटी और यहाँ एक की संगति लिखिए। उसके बाद त्रिभुज के नाम, कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यह इस बॉक्स में जरूर भरिए। आप स्वयं कोशिश कीजिए, निश्चित ही कर लेंगे। आगे प्रश्न संग्रह 13.2 के उदाहरण हम देखते हैं। जो भी हमने सीखा है उन्हीं पर आधारित पेज नंबर 87 पर है। यह लिखा है, आगे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांगसम है। ये बताया गया है चिन्ह द्वारा। और प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदुओं की किस संगति से किस कसौटी से सर्वांगसम है, ये लिखना है। संगति और सर्वांगसमता लिखनी है हमको। और प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों में जो शेष घटक बच गए हैं, कौन कौन से सर्वांगसम हैं, वो हमें नोट करना है, लिखना है। उदाहरण देखते हैं कैसे हल किया जाए। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। यह आकृति है इस तरह से, एक त्रिभुज जिसमें बना है पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आर एस टी। घटक जो सर्वांगसम है वो है क्यू आर सर्वांगसम आर एस और पी आर सर्वांगसम आर टी। तीसरा घटक कहाँ है, तो कोण आर जो दोनों में है, शीर्षाभिमुख कोण है, वो सर्वांगसम है, यानी बीच का कोण सर्वांगसम है। तो किस कसौटी से ये सर्वांगसम है, तो कसौटी हमने देख लिया, कोण बीच में है, मतलब भू को भू, भुजा कोण भुजा कसौटी। तथा एक की संगति क्या होगी, संगति को पता करिए। तो पी क्यू आर यह एक त्रिभुज है। अब पी की संगति किससे है, तो हम देखते हैं पी की संगति टी से है, जो कोण पी का माप वही टी का। और क्यू की संगति एस से है और आर की संगति आर से ही है, तो आर दोनों में आ गया। तो ये हो गई एक की संगति पी क्यू आर टी एस आर। इन एक की संगति से त्रिभुज पी क्यू आर
सर्वांगसम त्रिभुज TSR। एक बार हमने एक एक संगति लगा ली तो संगत भुजाओं, सर्वांगसम संगत भुजाओं के घटक या शेष सर्वांगसम घटक आसानी से हम संगति देखकर ही लिख सकते हैं, जोड़ी बना के। P का T, Q का S, R का R, PQ का TS, ऐसे हम बना सकते हैं। तो भुजा PQ के सर्वांगसम घटक ST या TS, क्योंकि दो भुजा पहले ही दे दिया गया है, तीसरी भुजा का हमने लिख लिया, और बीच का एक कोण पहले से दिया है, बाकी दो कोण कौन से हैं, तो उसमें कोण P, यह कोण T का संगत घटक है और सर्वांगसम है। उसी प्रकार सर्वांगसम घटक है कोण Q और दूसरे त्रिभुज का कोण S, ये सर्वांगसम घटक हुआ। देख लिया आपने किस तरह से हमने यह प्रश्न हल किए, बहुत ही आसान है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।